हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर अपना जो चैनल बनाया है जूलॉजी वर्ल्ड, वो इसलिए बनाया है कि जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे जाकर के फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये चैनल जो है वो स्पेशली बनाया है। अच्छा, ये जो चैनल है इसमें क्या क्या आपको जो है बेनिफिशियल चीजें मिलेंगी। यहाँ पर हम 11th और 12th का जो सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसको कवर करेंगे। जूलॉजी का, स्पेशली जूलॉजी का हम इसमें सिलेबस कवर करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी चीज जो हम इसमें देखेंगे कि नीट में एआईपीएमटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे बनते हैं, और वो जो सारा का सारा सिलेबस है जूलॉजी का वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आज हम 11th एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो जूलॉजी में आप देखेंगे तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए 11th एनसीईआरटी में आपको टोटल 22 चैप्टर्स मिलेंगे। इसमें कुछ चैप्टर्स बॉटनी के भी हैं और कुछ चैप्टर्स जूलॉजी के भी हैं। अच्छा, बॉटनी के और जूलॉजी के चैप्टर्स को उसने सेपरेट अलग अलग बुक्स में नहीं दिया, केवल एक बायोलॉजी की बुक में ही उसने दिया है। अच्छा, अब बात आती है कि जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसमें, तो मैं बता दूं आपको, उसमें एक आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा एनिमल किंगडम। फर्स्ट चैप्टर होता है जो कि फोर्थ चैप्टर नंबर 4 से, और जूलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर है उसमें, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में भी हम डिटेल में उसे पढ़ेंगे आगे आगे आने वाली क्लासेस में। दूसरा जो आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा दैट इज बायोमोलिक्यूल, जो कि हिंदी में कहते हैं जैव अणु जिसे हम बोलते हैं, तो बायोमोलिक्यूल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आप सीधे आ जाएंगे जो कि एक और चैप्टर आएगा, उसमें आप देखेंगे 7th चैप्टर है और है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जैसे कि कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सीधे आ जाएंगे उसमें फिजियोलॉजी पर, जो आज से मैं आपकी फर्स्ट क्लास जो इस चैनल में स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, अब हम यहाँ पर समझें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जो कि सर्कुलेशन से रिलेटेड है, जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड है, हमारा नर्वस सिस्टम है, और हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम है। उन सभी सिस्टम्स को जो हम पढ़ते हैं एक साथ, वो कलेक्टिवली किसमें पढ़ते हैं, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, दैट इज फिजियोलॉजी। अच्छा, इस पूरी यूनिट में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा एक चैप्टर नंबर 16, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो 11th एनसीईआरटी में 16 नंबर चैप्टर जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भी है वो है पाचन तथा अवशोषण, इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद में आप चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में चैप्टर नंबर 18 हम पढ़ेंगे और वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फिर चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स and their elimination। जो कि आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं इसे। चैप्टर नंबर 20 आप पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, या फिर लोकोमोशन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 21 हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
और लास्ट में आप चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपको टोटल चैप्टर्स पढ़ने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, 11th एनसीईआरटी में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें बेसिक कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जब चैप्टर का नाम आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिए 2 वर्ड लिखे हुए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर डाइजेशन का मीनिंग क्या है, हिंदी में कहते हैं पाचन। पाचन का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? तो देखिए डाइजेशन का मीनिंग क्या है, आप देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, हम नॉर्मली इसको समझें कि जब हम खाना खाते हैं, हम रोजाना खाना खाते हैं हमारी एनर्जी को बनाए रखने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, इनके आप देखते हो कि खाने में हम रोटी खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि चपाती हो या चावल हो, उसमें आप देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं दाल खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, या फिर प्रोटीन के फॉर्म में पनीर खा लिया, या फिर कुछ नॉनवेज होता है, या फिर एग होता है, उसमें आप देखते हैं प्रोटीन होता है उसके सोर्स के फॉर्म में। या फिर आप देखते हैं कि कुछ ऑयल्स होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि क्लैरिफाइड बटर, जैसे कि घी बोलते हैं हम या फिर बटर बोलते हैं, तो वो खाते हैं, तो उसमें फैट्स और लिपिड्स होते हैं स्टूडेंट्स। और उसके अलावा आप देखते हैं कि ये जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हो ही गए फूड के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें प्रोटीन और जिसमें लिपिड और फैट हो सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट जिसको ज्यादा नहीं है बट फिर भी होती है, वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए या फिर फूड के साथ में जरूरी होते हैं। और इन सभी के साथ में एक और चीज की जरूरत होती है, वो होता है वाटर। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट में आप देखते हैं कि हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हमारे पास में प्रोटीन्स होने चाहिए, हमारे पास में फैट या फिर लिपिड्स होने चाहिए, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और साथ साथ में वाटर की भी जरूरत होती है। तो ये स्टूडेंट्स 6 चीजें मिलकर के, 6 कंपोनेंट्स मिलकर के जो है हमारे फूड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और एक बैलेंस डाइट में ये होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर बात आती है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो ये डायरेक्ट जो रोटी है वो क्या हमारे ब्लड में चली जाती है क्या, या फिर डायरेक्ट जो हमने प्रोटीन खाया है, पल्सेस खाई हैं या फिर एग खाया है, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाएगा क्या? क्या हमने जो घी खाया है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारे जो ब्लड में ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम बोलते हैं, ये सभी के सभी होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये सभी सब्सटेंसेस कैसे हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा सकते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट्स? वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो अब जब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता, तो उसको किसमें बदलना पड़ता है? उनको सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से प्रोटीन्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, तो हम उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट एंड लिपिड्स होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो 3, जो फर्स्ट हम 3 मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, उन्हीं को ही आपको सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में बदलना जरूरी होता है। तो अब जब ये अपने सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में या फिर फॉर्म में बदल जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट
complex and non-absorbable food particles into the simplest and absorbable food particles। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो हम खाना खाते हैं उसमें सभी फूड पार्टिकल्स इस फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इनको हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स में बदलने के बाद में ही इनका हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है वो होती है डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस इनटू देयर सिंपलेस्ट एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल व अनअवशोषित भोज्य पदार्थों को जो है किसमें बदल दिया जाता है, सरल तथा अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जितने भी थे वो क्या थे, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, और ये सारे के सारे क्या हो गए, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स हो गए। तो ये कहलाता है डाइजेशन। अच्छा, जब आप डाइजेशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है तो उसके लिए आपको पता है सिस्टम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो अगला जो हमारा मेन टॉपिक रहता है वो क्या रहेगा स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर के बना है। ह्यूमन हम देखते हैं कि हायर एनिमल्स में आता है, मैमेलिया में हम इंक्लूड करते हैं, वर्ग जो है स्तनी में उसको इंक्लूड करते हैं, और उसमें हमें पता है कि सारे के सारे सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर के बना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो कि इसकी ग्लैंड्स होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो दो चीजों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर के बनता है, वो क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दो चीजों से मिलकर के बनता है। अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं और इसकी क्या खास बात है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब, और इसमें हम बोल सकते हैं कि इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एनिमल्स में वो टू टाइप का होता है। एक जिसको हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या फर्क है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम कहते हैं कि केवल एक ओपनिंग होती है जो कि माउथ का भी काम करती है, जो कि एनस का काम भी करती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में आप देखेंगे कि जो ट्रिमेटोड्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, सिंगल ओपनिंग होती है, एंड इट वर्क्स बोथ फॉर माउथ एंड एनस। जबकि आप देखते हैं कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि एनालिड्स एस्केहेल्मिन्थेस, जो फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस है, वहां से एलिमेंट्री कैनाल आपको कंप्लीट मिलने लगती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी दोनों ओपनिंग होती हो, इसमें माउथ भी मिलता हो और सेकंड ओपनिंग के फॉर्म में जो है वो एनस भी मिलती हो। तो ह्यूमन में हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कैसी है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होती है वो। और कंप्लीट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जहां पर बोथ माउथ फर्स्ट ओपनिंग तो मिलती हो माउथ एंड सेकंड ओपनिंग मिलती हो एनस। हिंदी में कहते हैं कि मानव में जो है वो पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इसकी जो आहार नाल है उसके दो ओपनिंग्स होती हैं, दो छिद्र होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मुख, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं गुदा। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के स्टूडेंट्स अलग अलग भाग होते हैं, तो मैं एक चार्ट फॉर्म में आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताता हूं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं ह्यूमन में। तो इसको मैं चार्ट के फॉर्म में अगर पार्ट्स आपको बताना चाहूं तो कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट माउथ, मुख आता है, जो कि एक ट्रांसवर्स स्लिट होती है, दरार होती है, जो कि आगे जाकर के किसमें खुलती है, बक्कल कैविटी में। तो जो माउथ है वो आगे जाकर के ओपन किसमें होता है, ओपन्स इनटू बक्कल
कैविटी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी। हिंदी में कह देते हैं इसको मुख गुहा। तो जो मुख है वो किसमें खुलेगा, मुख गुहा में, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में। अच्छा स्टूडेंट्स, बक्कल कैविटी की कुछ खास बातें हैं। बक्कल कैविटी में जो कौन कौन सी चीजें मिलती हैं वो मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो बक्कल कैविटी से रिलेटेड आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। वो कौन कौन सी याद रखनी है स्टूडेंट्स, टीथ एंड टंग। तो हमारी जो बक्कल कैविटी है उसमें आपको दो चीजें मिल जाएंगी, टीथ दांत मिल जाएंगे, और टंग जिसको हम जीभ बोलते हैं, जिह्वा बोलते हैं, वो मिल जाएगी। जो टीथ होते हैं उनका आपको काम पता है स्टूडेंट, क्या है, फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, भोजन को चबाने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आपको पता हो तो स्टूडेंट, जब हम डाइजेशन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो भोजन का जो पाचन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, वो 2 वेज में होता है। पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को अच्छे से दांतों की मदद से चबाते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, भोजन को चबाना, फूड को च्यूइंग करना उसका, तो वो क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और वो किसकी हेल्प से होता है, टीथ, दांत की मदद से होता है। और दूसरा, जो चबाए हुए भोजन को अच्छे से, बक्कल कैविटी में हमें क्या मिलता है, कौन सा डाइजेस्टिव जूस मिलता है, तो वो मिलता है सलाइवा। तो सलाइवा के साथ में अच्छे से उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। और हेल्प करता है कौन, जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, मस्कुलर टंग। मस्कुलर जो होती है, ये स्ट्रक्चर में मसल्स की बनी होती है, वॉलंटरी मसल्स की बनी होती है। अच्छा, अगर आपको पता हो तो ह्यूमन में टीथ जो होते हैं उनको हम 3 टाइप से जो है लिख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो टीथ होते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफ में 2 बार इरप्ट होते हैं, 2 बार आते हैं। मतलब इन ऐसे दांतों को क्या कहेंगे स्टूडेंट, जो कि लाइफ में 2 बार आते हो, 2 बार इरप्ट होते हो, उन्हें हम बोलते हैं डाइफायोडोंट, मतलब हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती। तो पहला जो हम देखते हैं डाइफायोडोंट। तो ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, डाइफायोडोंट, मतलब लाइफ में 2 बार आते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो जॉ का जो बोनी सॉकेट होता है उसके अंदर अच्छे से एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। और ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थिकोडोंट बोलते हैं। तो वो टीथ जो कि हमारे जॉस के बोनी सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं थिकोडोंट, गर्त दंती हिंदी में कहते हैं। और तीसरा जो टाइप होता है जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे जो टीथ हैं वो सारे एक शेप के नहीं है, एक ही साइज के नहीं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंसाइजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट टीथ। तो आपको एनसीईआरटी में भी ये तीनों टर्म्स मिल जाएंगी कि ह्यूमन टीथ किस टाइप के होते हैं। तो वो होते हैं डाइफायोडोंट, वो होते हैं थिकोडोंट एंड वो होते हैं हेटेरोडोंट। तो बक्कल कैविटी में एक स्ट्रक्चर मिली टीथ, और सेकंड स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, वो होती है टंग। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बक्कल कैविटी के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आती है स्टूडेंट्स, दैट इज फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है, बक्कल कैविटी किसमें ओपन होती है स्टूडेंट्स, फेरिंग्स में ओपन होती है। और आपको पता हो तो फेरिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी। मतलब यहाँ पर फूड भी आता है, एंटर करता है, और एयर भी एंटर करती है। तो फेरिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है बोथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग ट्यूब में ओपन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। तो स्टूडेंट्स, अब फेरिंग्स कहां पर ओपन होती है, वो ओपन होती है इसोफेगस में। अच्छा, आपको याद रखना है इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि फेरिंग्स से होते हुए हमारे जो थोरेसिक कैविटी है वहां से होते हुए डायफ्राम को रप्चर करते हुए, डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए कहां पर होती है, ओपन होती है एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मिलती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज स्टमक। तो हमारा आमाशय स्टमक मिलता है वहां पर। और स्टमक आपको पता हो तो ये जे शेप का होता है और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट भी होता है।
तो ये वाइटेस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे चौड़ा भाग होता है। और ये जब एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो जे शेप का दिखाई देता है। अच्छा चलिए आगे, स्टमक में आपको पता हो तो स्टूडेंट्स जो है स्टमक में मेनली बहुत ही जो है एसिडिक मीडियम मिलता है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक मीडियम होता है, और वहां पर गैस्ट्रिक एसिड मिलता है, दैट इज HCl। और वहां पर हम देखते हैं मेनली जो है मोस्टली जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है। अच्छा आफ्टर दैट स्टमक जो है ओपन होगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक कहां पर ओपन होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको पता हो तो 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, एक जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, एक ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, सेकंड पार्ट दैट इज जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम। तो स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे आंत के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और हमारा स्टमक डायरेक्ट किसमें ओपन होता है, वो ओपन होता है ड्यूडेनम में ओपन होता है। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लास्ट पार्ट आता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें ओपन हो जाती है स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपको पता हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया, क्या इसकी लेंथ छोटी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्या, नहीं स्टूडेंट, इसका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन हम देखेंगे कि साइज में, लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली कम है, बट इसके जो इसका डायमीटर है, इसका जो ल्यूमन होती है, इसकी गुहा होती है, वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन के भी आप देखेंगे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सीकम, सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलन, और थर्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और रेक्टम जो है लास्ट में ओपन हो जाता है एनस के थ्रू। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी खासियत क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आज जो है फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्टिव क्लास थी, इसको मैं यहीं तक ही रखूंगा और हम आगे इसको डिटेल में लेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी होती हैं वो भी हम देखेंगे, प्लस 1 बाय 1 हम डायग्रामेटिकली अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और जो भी है अभी 11th में फ्रेशली आया है या फिर वो 12th के बाद में टारगेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये चैनल उनके लिए। थैंक यू सो मच।